जी कैफ4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 है। वैसे हमारी कवरेज के लिहाज से सेकंड चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर 1 आपको मैंने बताया था वो हमने थोड़ा डिले कर दिया, उसे स्टार्ट में नहीं किया। हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट लिया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हमने MCQs और क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। चैप्टर 3 हमारा कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कंसिडरेशन एंड कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, ये इस चैप्टर का टाइटल है। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो होंगे हमारे दो कंसेप्ट्स, एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है 3 टाइप्स, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो अहम कंसेप्ट हमने आज डिस्कस करना है वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक लीगली इन्फोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उसे कहते हैं एसेंशियल्स। एसेंशियल्स ICAP की जो न्यू बुक है इस सेशन की, जो ड्राफ्ट वर्जन उसने हमारे साथ शेयर किया, फाइनल वर्जन नहीं है, ड्राफ्ट वर्जन टीचर के साथ शेयर किया है। उसमें कुछ तरतीब उसने डिफरेंट किया। जो पहले तरतीब होती थी वो कुछ और थी, और पहले वाली तरतीब मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर थी। उसमें सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते थे, ठीक है, क्यों? और एसेंशियल्स के अंदर बताते थे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहले ब्रॉड कंसेप्ट दे दिया, फिर उसके बाद हर एसेंशियल को अलग-अलग एक्सप्लेन करते थे। जैसे वो कहते थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो, फिर उसके बाद ऑफर पढ़ाते थे, फिर एक्सेप्टेंस पढ़ाते थे और फिर बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स हमने पहले पढ़ लिए हैं चैप्टर 2 में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होता ना दुनिया का, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं। तो अब एसेंशियल कुछ पहले पढ़ा दिए, कुछ बाद में पढ़ा रहा है, और दरमियान में ये कंसेप्ट है। लेकिन बहरहाल इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो जो ज़रूरी होता है कंसेप्ट, वो चाहे उस चैप्टर में ना भी लिखा हो, डिस्कशन के दौरान में वो आपके साथ शेयर कर देता है। तो ये बेसिकली ब्रॉड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहला कंसेप्ट, जो सबसे अहम कंसेप्ट है, वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, ये 8-10 एसेंशियल्स हैं, और फिर इसके बाद हर एसेंशियल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आज हमने पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट की 3 बड़ी टाइप्स हैं। 3 बड़ी टाइप्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस हुई हैं। एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक्सट्रीम है। वैलिड का मतलब जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके ऊपर आप, जिसकी बेस पे कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। वॉइड का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसकी बेस पे कोई भी पार्टी दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। ये टोटली फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये टोटली इन्फोर्सेबल गुड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कुछ दरमियानी सिचुएशन है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी अगर चाहे तो वाइड कर सकती है उसको, उससे जान छुड़ा सकती है, बैकआउट कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है, ठीक है। जिसे हम लॉ में वर्ड यूज करते हैं कैंसिलेशन के लिए, रिसेंड, RESCIND, रिसेंड कर सकती है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हो, उसके पास ऑप्शन हो, तो उसे कहते हैं ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स शेयर करते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि आप अपनी गाड़ी मुझे 20 लाख में बेच दें। बी ने एग्री कर लिया। ए ने बाई करनी है, बी ने सेल करनी है, प्राइस भी तय होगी, दोनों का एग्रीमेंट हो गया। क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है। इसमें कोई भी ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई
जिससे हमें लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, कोई एसेंशियल जो है वो मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें एक पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो कर सकती है, ऑप्शन है, चाहे करना चाहे तो कर सकते, चाहे वो करें या ना करें उसकी मर्जी है, लेकिन ऑप्शन आ जाती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, तो मुझे बताइए हमने कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया। अब जब तक ये लेटर ऑफरर के पास नहीं पहुंचता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के लिए वॉइडेबल है, वो चाहे तो उसको रिसेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसकी और भी बड़ी एग्जांपल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम एग्जांपल है, इससे भी ज्यादा एग्जांपल, वो है जब किसी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट ना हो। फ्री कंसेंट ना हो, फ्री कंसेंट। आपने अगर कभी किसी लीगल एग्रीमेंट को पढ़ा होगा ना, तो उसमें लिखा होता है, बाज़ औक़ात उर्दू में लिखा होता है कि मैं मुसम्मी ये नाम वल्द ये, फिर उसके बाद अपने होशो हवास में बिला किसी जबर के इस बात का इकरार करता हूं। आगे वो जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, बगैर किसी जबर के, ठीक है, बगैर किसी जबर, इसका मतलब है कि ये कंसेंट फ्री है। जो रजामंदी है वो फ्रीली दी गई है, किसी किस्म के प्रेशर में आके नहीं दी गई। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो रजामंदी कंसेंट ली गई किसी पार्टी की, वो किसी प्रेशर में आके दी गई हो, तो हम कहते हैं फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए मैं इनको गन पॉइंट पे लेता हूं और कहता हूं कि आप अपनी गाड़ी जो है वो 50,000 रुपये में मुझे सेल करें, और ये एग्री कर लेते हैं। ठीक है, गाड़ी मुझे बेच दी, मैंने इनको 50,000 बेच दिया। बताइए इस एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट है? नहीं है। किन की फ्री कंसेंट नहीं? नहीं, इनकी फ्री कंसेंट नहीं। अब ला इनको मिस्टर ए को ये ऑप्शन देता है, जिस पार्टी की कंसेंट नहीं है ना, उसके पास ऑप्शन होती है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड ना करे। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल, ला वर्ड यूज करता है, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? ये पार्टी जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। तो कॉन्ट्रैक्ट इनकी ऑप्शन पे वाइडेबल हुआ है, मेरी ऑप्शन पे वाइडेबल नहीं है। अब ये भाई घर जाके हिसाब किताब लगाएंगे कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही चलने दिया जाए तो मेरा फायदा है, या कि इसको खत्म कर दिया जाए तो मेरा फायदा है। ऑप्शन का मतलब समझ गया ना, चाहे तो काम करें चाहे ना करें। तो ये फैसला करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को चलते रहना चाहिए, तो मेरा फैसला है कंटिन्यू करें इसको या रिसेंड कर दें। जो भी इनके जहन में बात आती है ये उस लिहाज से एक्शन ले लेंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट एग्रीमेंट मंगवाएगी, उसको कैंसिल कर देगी। यह है वाइडेबल। वाइडेबल समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट कब वाइडेबल होता है? सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? जब फ्री कंसेंट नहीं होती किसी पार्टी की। ठीक है, और ये वाइडेबल होगा एक पार्टी की ऑप्शन पे, जो एग्रीड पार्टी है, दोनों पार्टी की ऑप्शन पे नहीं है। ठीक है, एक पार्टी के पास ऑप्शन है, दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देती है, तो क्या जो हमने जो लिया दिया होगा, जो गाड़ी मैंने ली और पैसे इनको दिए, वो वापस करना होगा? बिल्कुल। इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो और उसको रिसेंड कर दिया जाए, तो फिर इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी भाई आप इसको गाड़ी वापस करें, और दूसरे को क्या कहेंगे? इसको पैसे वापस करें। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी। नहीं, हाँ, गन पॉइंट पे मैंने एग्री किया तो सोचने का टाइम। देखिए गन पॉइंट पे तो उसने फौरी तौर पे एग्रीमेंट कर लिया, साइन कर लिए। मैं एग्रीमेंट अपने साथ लेके आया था, मैंने इसे साइन करवा लिए, पैसे दे दिए, मैं निकल गया।
अब ये उसके बाद तो घर जा सकते हैं ना, तो एग्रीमेंट होने के बाद, साइन होने के बाद घर जाके इन्होंने सोचा, उस लॉ उसके बाद भी ऑप्शन देता है कि आपके पास एक रीजनेबल टाइम है, आप अगर ये समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं हुआ, कोर्ट से रुजू करें, कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देगी कोर्ट। ये वर्ड वैलिड और वाइडेबल समझ आ गया। वाइडेबल जहां कहीं लफ्ज आए आपके जहन में हमेशा आ जाए फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट वॉइड। अच्छा, वॉइड में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक वाइड एग्रीमेंट और दूसरा वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? इक्वेशन पढ़ी थी, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, एग्रीमेंट वो है जो अभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एग्रीमेंट बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है? तो वाइड एग्रीमेंट का मतलब है ये वो एग्रीमेंट है जो पहले दिन से ही वाइड है, जो जिस वक्त हुआ उसी वक्त वाइड था। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट हमें ये मीनिंग दे रहा है कि ये कभी ना कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, स्टार्ट में कभी ना कभी वैलिड था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, बाद में किसी वजह से ये वाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि भाईजान आप मेरे से 1 लाख रुपया लें और आधा किलो चर्स मुझे दे दें, अब ये जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है ये उसी वक्त ही वॉइड है क्योंकि इल्लीगल है, उसी वक्त। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन फर्ज कीजिए मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि आप जो चीनी है, आप मुझे मैं फर्ज कीजिए चाइना में बैठा हूं और मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे 10 टन चीनी सप्लाई करेंगे। एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कानून पास किया कि पाकिस्तान से बाहर 1 किलो भी चीनी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है, नहीं की। अब मुझे बताइए, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं है। जब गवर्नमेंट जब बैन लगाती है ना, तो उसी जिस दिन से ऑर्डर होता है उसी दिन से बैन लग जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा आता है जहाज पोर्ट पे खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट बैन लगा देती है, वो पोर्ट पे खड़ा मैसेज आया। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे कर लो, आइंदा से ना करना ही। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट कहती है आज एग्रीमेंट हुआ, पास हुआ, लॉ ऑर्डिनेंस कोई कानून आज से ही एप्लीकेबल है। तो अब ये एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था अब इलीगल हो गया। सबसे इसे कहते हैं, पहले वाला जो केस था ना उसे कहते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी या इनिशियल इलीगैलिटी। वो इनिशियली इलीगल था। ये वाला जो केस है ये इनिशियल इलीगल नहीं था, सब्सिक्वेंट इलीगल हुआ। तो इसका मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अब इलीगल होने की वजह से वाइड। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या हुआ? वाइड एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से ही वाइड है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था, सब्सिक्वेंटली वाइड। क्लियर हो ये बात? एक पेंटर ने एग्रीमेंट किया दूसरे के साथ 10 लाख रुपए में पेंटिंग का, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद एक हादसे में पेंटर का जो हाथ था वो कट गया। बताइए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल है, वाइड है, वाइड एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अब वो पेंटिंग नहीं कर सकता। पहले वैलिड था, पहले वैलिड था। किस वक्त? जब एग्रीमेंट हुआ था, जब उसके दोनों हाथ सलामत थे तब ये वैलिड था। लेकिन उसके बाद जब हादसे में उसका हाथ कट गया, ये क्या हो गया? वाइड। ठीक है, और इसके लिए वाइड एग्रीमेंट की टर्म यूज होगी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट की? वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। शाबाश। अब ये देखें टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ आगे। ये आगे ना लॉ में फ्रीक्वेंटली टर्म्स यूज होंगी, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। वैलिड, वाइड, वाइडेबल। और वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एग्रीड पार्टी।
और वाइड, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, तो बेसिक डिफरेंस है ये, वाइड एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से वाइड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड सब्सिक्वेंटली वाइड। शाबाश। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है ये भी। कार का एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के बाद वो कार ठुक गई, आग लग गई इसको, तो वो क्या हुआ, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होना जरूरी है, वन बाय वन। और ये जहन में रखिएगा, इनमें से हर एक एलिमेंट हमने बाद में डिटेल में स्टडी करना है। हर एक एलिमेंट हमने डिटेल में, ये आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ट्रेलर दिखा रहा है। जो कुछ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है ना, ये उन सारे टॉपिक्स के नाम आपको बता रहा है, ट्रेलर ओवरव्यू। इसके बाद हर एक एसेंशियल के अंदर घुस के हमने उसकी चीजें पढ़नी है। सबसे पहला, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि उसमें एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो। ऑफर होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ठीक है, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज होंगी, एक जो ऑफर कर रही होगी, एक्सेप्टेंस से पहले दो पार्टीज जो होती हैं, एक्सेप्टेंस से पहले उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑफरर और ऑफरी। और एक्सेप्टेंस के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गई। फिर दूसरी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि दोनों पार्टी जो हैं, जो ऑफर कर रही हैं एक दूसरे को एक्सेप्टेंस, उनकी इंटेंशन हो कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। लीगल रिलेशनशिप क्या होता है? लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज के जहन में होना चाहिए कि अगर किसी दूसरी पार्टी ने इस ऑफर के एक्सेप्टेंस की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानून का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अगर आपके जहन में ये है तो इसका मतलब है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इंटेंशन रिलेशनशिप है। और अगर नहीं है ये चीज, यानी आप ये समझते हैं कि अच्छा यार कर लिया तो अच्छी बात है, ना किया तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा इसको जेल में डाल देना, कोई एक्शन नहीं लेना, तो फिर इसका मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, अब कब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, कब नहीं होती, ये फैक्ट्स ऑफ द केस डिसाइड करते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि फैमिली मेंबर्स जो एग्रीमेंट करेंगे उनमें कभी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, लाजमी नहीं। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेल परचेज के, वो चाहे भाइयों में क्यों ना हो, प्रॉपर्टी की सेल पर चाहे दूसरा कोई भी, चाहे भाइयों में क्यों ना हो, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। हाँ, जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स, सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, रिलीजियस नेचर, उसमें नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते हैं, नॉर्मली नहीं होती। अच्छा, इसमें कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो हमेशा होगी ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मली नहीं। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मेरे घर के करीब मस्जिद वाले इमाम साहब आए, कहने के मस्जिद की तामीर के लिए पैसे चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं आपको अगले हफ्ते 10,000 रुपया दूंगा, और बाद में 10,000 नहीं देता, क्या मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी इंटेंशन टू क्रिएट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल थोड़ी है ये, सोशल रिलीजियस डोमेस्टिक नेचर का है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ की आपको एग्जांपल दी थी। ठीक है, फर्ज कीजिए अगर हस्बैंड प्रॉमिस करता है वाइफ को कि मैं आपको हर महीने 20,000 रुपीज जो है वो पॉकेट मनी के तौर पे दूंगा, और बाद में नहीं देता, क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? नहीं है। लेकिन अज्यूम ये किया जाएगा, लेकिन अगर आप इंटेंशन हो भी सकता है, कैसे? अगर आप इसी एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में किसी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें तो इसका मतलब है अब दोनों, हालांकि अभी भी है सोशल डोमेस्टिक नेचर का, लेकिन अब पार्टी की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, वरना वो ये कानूनी कागज, पक्के कागज के ऊपर ये एग्रीमेंट ना करवा रहे होते हैं। तो इसीलिए जो बेसिक रूल है वो ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, ये उसने एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया। बेसिक रूल क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम में केस स्टडीज में आपने इसको जब केस आएगा तो सॉल्व करना होगा ना, तो ये एग्जाम्पल यूज करनी होगी।
कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है और सोशल एग्रीमेंट्स में नॉर्मली नहीं होती। ये कंसेप्ट समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलें। कंपिटेंस और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कंपिटेंस और कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब ये है, या कंपिटेंस कि वो इस काबिल है कि नहीं कि एग्रीमेंट कर सके। लॉ 3 लोगों के बारे में कहता है। अच्छा, लॉ ये नहीं बताता अब कंपिटेंस में कौन से लोग कंपिटेंट है, वो उल्टा कंसेप्ट समझा रहा है कि कौन से लोग कंपिटेंट, ये 3 कंपिटेंट नहीं है, बाकी हर पार्टी कंपिटेंट है। कौन से लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? एक, माइनर। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन से 3 लोग? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, माइनर किसे कहते हैं भला? हाँ, अंडर 18, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। लेकिन याद रखे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई माइनर ऐसा होता है, उसके फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स का इंतकाल हो जाए तो कोई ना कोई गार्डियन वगैरह अपॉइंट करते हैं कोर्ट। तो उस केस में अगर कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो उस केस में एज 21 ईयर्स होगी। जब वो बच्चा 21 साल का होगा तब उसे कहा जाएगा ये मेजर हुआ है, वरना माइनर। जनरल रूल क्या है? 18 साल। लेकिन अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हो किसी बच्चे के लिए, वो 21 साल में 21 साल तक माइनर, उसके बाद मेजर होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन सा होता है? पागल नहीं कहे, इसे कहें ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं। शाबाश, ये ज्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, इसलिए कि पागल से ये जहन में आता है ऐसा बंदा जो हमेशा पैदाइशी पागल है। और ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है में सम टाइम ऐसा होता है कि वो बंदा ठीक होता है, सम टाइम ठीक नहीं होता, यानी इंटरवल्स आते हैं। ये आगे चल के चैप्टर में डिटेल में स्टडी करूंगा कि फर्क क्या है। फिलहाल जहन में रखिएगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की इंटरप्रिटेशन आपने पागल नहीं लेना, क्या ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका किसी वक्त में ज़हनी तवाज़न दुरुस्त होता है, किसी वक्त में नहीं होता। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे लोग जो लॉ ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे इसकी एक बड़ी एग्जांपल है, ऐसे मुजरिम जो जेल में कैद की सजा काट रहे हों, कन्विक्टेड पर्सन। आपके ख्याल में क्या वो सेल परचेज के एग्रीमेंट करने चाहिए उन्हें? वो जेल में बैठे हुए हैं और तजारत एग्रीमेंट कर रहे हैं, लॉ कहता नहीं कर सकते। इसी तरह के कुछ और लिस्ट है जो हम रेलिवेंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल समझ आ गए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कौन से लोग एग्रीमेंट करने के लिए अहल हैं। तो इन 3 के अलावा बाकी सारे लोग अहल हैं। अच्छा, लॉ अगर बिल्कुल सिंपल होता ना तो वो यूं कहता कि ये 3 लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस चैप्टर में वो आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट सिखाएगा कि ये 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी सारे लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन आगे चल के वो चैप्टर्स को मजीद जब खोलता है तो आगे बताता है कि माइनर जो है ना, माइनर ये नहीं है कि वो एग्रीमेंट कर नहीं सकता, एग्रीमेंट कर सकता है लेकिन उसके खिलाफ वाइड। यानी सुन लें, 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक, आपने बताना है दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं, आपको दोनों में कोई फर्क है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। दोनों में फर्क पहले ही पता फर्क है कि नहीं। पहली वाली स्टेटमेंट का मतलब यह निकलता है कि चाहे उसकी फेवर में हो चाहे उसके अगेंस्ट में हो, हर तरह का एग्रीमेंट वाइड है। दूसरी वाली स्टेटमेंट का मतलब यह निकलता है अगर एग्रीमेंट किया और उसको फायदा हो रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन अगर उसको नुकसान हो रहा है
वाइड है। इसका मतलब है अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट, असल में ना लॉ माइनर के लिए कानून ये कहता है माइनर के लिए हम ऐसे, हमारी हैसियत ऐसी है जैसे ही माँ की अपने बच्चे के लिए होती है। तो हम लॉ जनरली माइनर को प्रोटेक्ट करता है जनरली। कौन सा लॉ याद रखें? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्रिमिनल, ये सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं। ये नहीं है कि माइनर जाके वो कत्ल करता फिर कहें ठीक है, कोई नहीं, नहीं नहीं, क्रिमिनल लॉ में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जेल में भेजा जाए, सजा मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रूल ये है कि कोई भी एग्रीमेंट माइनर के खिलाफ, इसका मतलब है बाय एग्रीमेंट आप माइनर को कोई चीज अगर देनी है तो देने के पाबंद हैं, लेकिन अगर कोई चीज लेनी है तो आप निकलवा नहीं सकते उससे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आप माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है तो आप उसको चीज देने के पाबंद हैं, आप उससे चीज रिकवर नहीं करवा सकते, ले नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड। क्या कहा? पूरा कंसेप्ट क्या है? एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम। ये अगेंस्ट हिम, ये दो लफ्ज बहुत अहम है, अगेंस्ट हिम। ठीक, इसी तरह आगे चल के जब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आएगा ना तो उसमें बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था, वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हुआ। वो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो हमेशा अनसाउंड माइंड के है, उनके साथ तो एग्रीमेंट हमेशा वाइड, जो सदाबहार पागल है। लेकिन जो लोग कभी तो उनका माइंड साउंड है, कभी अनसाउंड माइंड है, इंटरवल में कभी साउंड माइंड कभी अनसाउंड, उनके साथ एग्रीमेंट किया तो स्टेटस बताएं जरा आप, लॉ को इतना समझ रहे बताएं उसका क्या स्टेटस होगा? अगर तो ये एग्रीमेंट उस वक्त किया गया है जब साउंड माइंड का था वो एग्रीमेंट वैलिड, और अगर उस वक्त किया गया था जब अनसाउंड माइंड एग्रीमेंट वाइड। अब अगला सवाल आपके जहन में क्या आता है भला? हाँ, ये साबित कैसे किया जाएगा? जिस वक्त वकील करेगा, शाबाश। हमें केस स्टडी में वो खुद से बता दिया करेगा कि एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट उसका माइंड साउंड था कि नहीं था। प्रैक्टिकली ये वकीलों का काम होता है और बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीजें साबित करने में। जी, जिस वक्त एग्रीमेंट किया उस वक्त साउंड, बाद में पागल हो गया तो याद रखे वो एग्रीमेंट वैलिड है। अब वो उसके वाली वार सामने पूरा करना होता है। अब ऐसे भी तो होता है कि कोई बंदा एग्रीमेंट किया और बाद में उसकी डेथ हो गई, ऐसे भी तो क्या वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके साथ ही दुनिया से चला गया? नहीं नहीं नहीं, वो उसके वाली वार सामने पूरा करना होता है। लेकिन याद रखे आपको अभी जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं उसकी एक्सेप्शंस निकलेंगी आगे चल के। ये ना वो बाद में आप किसी दोस्त से बात करें नहीं नहीं इसमें तो सर ये एक्सेप्शन भी है, नहीं नहीं, वो अभी एक्सेप्शन भी हैं लेकिन वो अभी नहीं पढ़ानी, वो तरतीब लगा के मैंने पढ़ानी है कि इस तरीके से कवर किया जाए, बेसिक कंसेप्ट ऐड होते जाए, बर्डन ना पड़े, बाद में एक्सेप्शन ऐड करेंगे। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्लियर हो गया? इसमें क्या एग्जांपल दी थी आपको? कन्विक्टेड पर्सन जो जेल में है। अच्छा, और अगर वो जेल से बाहर आ जाता है फिर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? जब तक जेल में है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये कंपिटेंस क्या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। फ्री कंसेंट जी, अगर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज, यानी इल्जाम, देखें दो अल्फाज होते हैं, एक मुलजिम एक मुजरिम। अगर वो सिर्फ मुलजिम है ना तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हाँ, अगर वो मुजरिम है, जुर्म साबित हो गया, जेल में डाल दिया उसको, फिर वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी को भूलने की बीमारी हो, यानी यूं कह लीजिए इंटरवल्स में कभी वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है कभी अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो जिस वक्त वो साउंड माइंड का है उस वक्त एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फ्री कंसेंट मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया अवॉइडेबल की एग्जांपल में, ठीक है। फ्री अच्छा, एग्जांपल क्या दी थी फ्री कंसेंट की वाला? गन पॉइंट पे एग्रीमेंट कर लिया, शाबाश। ये एग्जांपल जेन में रखिएगा, लॉ पढ़ते हुए एग्जांपल जेन में आ जाना तो पूरा कंसेप्ट छप जाता है, बंदा कहता है चलो आगे चलो। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, और हमारा क्या रूल है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक कंसिडरेशन बिल्कुल ही नहीं है और एक कंसिडरेशन है तो सही
थोड़ी इनएडिक्वेट है, यानी 10 लाख की गाड़ी 0 रुपए में बेची, नो कंसिडरेशन, ये एग्रीमेंट वॉइड है। और 10 लाख की गाड़ी 10 रुपए में बेची, इन कंसिडरेशन है इनएडिक्वेट, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यानी कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। नहीं, वाइडेबल नहीं है। वाइडेबल उस वक्त होगा जब फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 10 लाख की गाड़ी 10 रुपए में क्यों बेचेगा? हो सकता है बेच दे, हो सकता, हाँ ठीक है, हो सकता है बेच। जैसे अगर फर्ज कीजिए आई कैप मुझे कहे, फर्ज कीजिए, वैसे कहेगा नहीं कभी कि जी आप ये सब्जेक्ट है, इसकी किताब लिख दें। अब मैं तो ये चाहूंगा कि चलो मेरा इंस्टीट्यूट है, पढ़ा है, जो भी जो उसने जितनी दफा फेल किया माफ कर दें, तो इसको सर्व करने के लिए कोई हर्ज नहीं, एग्रीमेंट कर लेता हूं। तो मैं इंस्टीट्यूट से कहूंगा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट कहेगा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगी ना, वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, आप कल को मुकर सकते हैं। तो एंड टाइम पे आके जब हमने बुक्स पब्लिश करवानी हुई, आपने कहा मैंने नहीं आपको किताब देनी, हमारा तो पब्लिकेशन डिले हो जाएगी। तो आप यूं कीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए, लेकिन 10 रुपए 50 रुपए के साथ कर लें, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट। तो याद रखिए नॉमिनल अमाउंट होना जरूरी है, नॉमिनल, चाहे नॉमिनल कंसिडरेशन होना जरूरी है, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आई कैप ने जबरदस्ती मेरे साथ एग्रीमेंट किया, तो मेरी अपनी मर्जी, मैं रिस्पेक्ट या ऐसे कह लें प्रेस्टीज की वजह से मैंने एग्री किया। तो याद रखें हमेशा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो, लाजमी नहीं है कि फ्री कंसेंट ना होने की वजह से है, और भी रीजन हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब वो आपको फ्री कंसेंट की तरफ से लेके जाना होगा ना केस स्टडी में, आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जरूर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जोर जबरदस्ती की गई है, फ्री कंसेंट नहीं है। अगर सिर्फ कह रहा है कि कंसिडरेशन कम है तो आपने कहना ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, भाई ये समझ आ गया कंसिडरेशन। तो इसमें बेसिक रूल क्या बताया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एज यूजुअल आगे चल के जब पढ़ेंगे तो इसकी एक्सेप्शंस भी आएंगी, शाबाश। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पॉसिबल है कि नहीं है। एग्री, अगर पॉसिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर वो एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो आप इम्पॉसिबल है, वो वॉइड है, ठीक है, वो वॉइड एग्रीमेंट, बिल्कुल एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब अगर मैं 5 लाख रुपए दूंगा, उड़ के दिखाओ, ये बताइए एग्रीमेंट वॉइड है कि वैलिड? क्यों, रीजन क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी। हाँ जी ठीक है। एक बंदे ने दूसरे से कहा मेरे पास ऐसा सुरमा है, जैसे ही आंखों में लगाओगे जमीन में छुपे खजाने नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मुझे शर्त यह है मुझे 5 लाख रुपया दो। अब उसने इतनी लालच में आके ना, बंदा इतनी भी अकल इस्तेमाल नहीं करता कि भाई तू खुद लगा के क्यों नहीं देख लेता। उन्होंने कहा ठीक है 5 लाख। अब उसने सिलाई लगाई, आंखें थोड़ी देर बंद की, बंदा गायब। अब उसे कुछ नजर नहीं आया। बताइए फर्ज कीजिए अगर उस बंदे को ढूंढ लेता है तो उसके खिलाफ एग्रीमेंट कर सकता है? अच्छा, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, वॉइड है। अच्छा मुझे बताइए क्या वो कोर्ट में जाके इस केस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता है कि जिसे कि मुझे वही सुरमा दे जिसे लगा के? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। जो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल, किसी मुर्दे को जिंदा करने का एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, उड़ने का एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ये वॉइड। फिर इसके बाद कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अच्छा यहां पे हमने ये पढ़ा है कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, यहां पे ये पढ़ा है। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है, लीगल होना जरूरी है। हम चर्च वाली एग्जांपल, अगर फर्ज कीजिए चर्च का एग्रीमेंट मैं करता हूं, अब इसमें जो मैंने इनको पैसे दिए वो तो वैलिड कंसिडरेशन, लेकिन इन रिटर्न जो चर्च मुझे दे रहे हैं वो इलीगल है, वो इलीगल है। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया?
अगर एक भी कंसिडरेशन इलीगल है, एग्रीमेंट वॉइड। मैं इनको 1 लाख रुपया देता हूं और इन्हें कहता भाई इसकी ठुकाई कर, सुपारी दे दी मैंने इनको, अब इन्होंने इसकी ठुकाई नहीं की, काई नहीं की, तो क्या मैं इनको लीगली इन्फोर्स करवा सकता हूं ये एग्रीमेंट? ये वॉइड है। क्यों? कंसिडरेशन लॉफुल। याद रखिए, लॉ ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे किसी दूसरे की जान, माल, इज्जत ये इफेक्ट हो रही हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। कि आप किसी भी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या है? एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए, उनमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर्टन होनी चाहिए, कंफर्म। जैसे आपको याद होगा एग्जांपल दी थी कि मेरे पास अगर 2 गाड़ियां, एक ब्लैक एक वाइट, और ये एग्रीमेंट करते हैं सर 10 लाख में आप अपनी गाड़ी मुझे देंगे, एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? वाइड। क्यों? सर्टन नहीं है कि कौन सी गाड़ी, हाँ जी बिल्कुल, ब्लैक वाली या व्हाइट वाली। लेकिन अगर मेरे पास एक ही गाड़ी है, अब अच्छा, अब भी इन्होंने एग्रीमेंट किया तो ये नहीं बताया कौन सी गाड़ी, ब्लैक या व्हाइट, ये वैलिड है क्योंकि सर्टन है कि जो भी गाड़ी मेरे पास है वो। तो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए। एक अकाउंटेंट ने कहा, एक बंदे ने अकाउंटेंट रखा, उसे कहा इतनी सैलरी दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, क्या एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों? किस वजह से? रीजन क्या है? सर्टेनिटी। अब देखिए मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कौन से एसेंशियल के लिए कौन सी एग्जाम, क्योंकि जब एग्जाम में वो आपसे केस स्टडी में क्वेश्चन पूछेगा ना, बताओ ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है, तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना वैलिड है कि वॉइड है, साथ में ये भी बताना होगा किस एसेंशियल की वजह से ये वॉइड है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एग्जाम्पल सुने ना, तो सिर्फ ये डिसीजन ना करें कि वैलिड के वॉइड, अगर वॉइड है तो ये भी डिसीजन करें किस एसेंशियल के मिसिंग होने की वजह से वॉइड। ये केस स्टडी में इसका मार्क्स है। फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो लॉ ने क्लियरली लिस्ट बना के हमें लिख दी है, ये एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होंगे। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड। उनमें से बेसिक रूल ये है, इनमें जो लिस्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें से कुछ एक अहम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बेसिक रूल ये है कि हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनका फंडामेंटल राइट है खा पी सकते हैं, क्या मैं इनको थ्रू एग्रीमेंट ये कह सकता हूं मेरे साथ वादा करो 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाओगे फिर मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा? ये इनके फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। क्या मैं इनसे ये कह सकता हूं मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि सीए करने के बाद वो कुछ भी कर लोगे, टीचिंग में नहीं आओगे? एग्रीमेंट नहीं, ये इनका राइट है कि कोई भी लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं इनके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं कि अभी वादा करो कि कभी सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे? नहीं कर सकता। क्यों? फंडामेंटल राइट है। तो लॉ ये कहता है कि कुछ चीजें जो बेसिक कंसेप्ट है ना इसके पीछे, वो ये है कि हर इंसान के कुछ बेसिक राइट्स हैं, आप थ्रू एग्रीमेंट उन्हें उन राइट से महरूम नहीं कर सकते। ठीक है, वो कौन कौन सा? मैरिज। इसका मतलब है एग्रीमेंट अगर किया जाए किसी के साथ, एग्रीमेंट टू प्रिवेंट मैरिज, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, एग्रीमेंट टू ट्रेड, ये एग्रीमेंट किया जाए कि आप ये प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप वादा करें कि जिस मार्केट में हमारी दुकान है इस मार्केट में आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड कहलाता है, ये वॉइड है। ठीक है, क्योंकि हर एक का राइट है कोई भी लॉफुल प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकता है और किसी जगह भी काम कर सकता है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर एग्रीमेंट किया, दो लोग आपस में एग्रीमेंट करें और वो एग्रीमेंट है कमर्शियल, उस कमर्शियल एग्रीमेंट में ये लिख दिया जाए कि अगर एक पार्टी ने खिलाफ वर्जी की तो दूसरी पार्टी कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकती, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ कहता है नहीं, ये एग्रीमेंट, क्योंकि कानून का दरवाजा खटखटाना, कानून की हेल्प लेना हर इंसान का बुनियादी हक है।
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जो रोक रहे हों। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड। तो ये तीनों तरह के एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट्स इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये वाइड हैं। लेकिन एक्सेप्शन, शाबाश, वो कब पढ़ेंगे एक्सेप्शन हम? आगे चल के, जब ये पूरा चैप्टर आपको पता है हर एसेंशियल आगे चल के खुलेगा, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग किसे कहते हैं? जुआ लगाना, हाँ जी, जुआ खेलने को कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। जुआ कानूनी तौर पे जायज है क्या? जायज है? नहीं जायज नहीं है। वो अखबार में आप खबरें पढ़ते होंगे, पुलिस ने छापा मारा और जुआरी के साथ वो जुए पे दाव पे लगी हुई रकम बरामद कर ली। हाँ, तो ये जुआ जो है वो इलीगल है, ये वॉइड है एग्रीमेंट। जैसे जुआ क्या, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, न्यूजीलैंड जीता तो तुम मुझे इतने पैसे देना, वेजरिंग एग्रीमेंट। आज अगर बारिश होगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, बारिश ना हुई तो तुम मुझे 1 लाख रुपया देना, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। और इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल तो हम पहले पढ़ नहीं चुके? कहीं इम्पॉसिबल पढ़ा था, इलीगल ही पढ़ा था कहीं, वो इलीगल कंसिडरेशन में पढ़ा। हाँ, ठीक है, तो उसी से शायद उसने मिलती जुलती बात यहां पे भी लिख दी है। इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे जो कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए एग्रीमेंट किए गए हैं, वो सारे वाइड। देखो लास्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम, वैसे तो बाकी भी अहम है, लेकिन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। मुझे बताइए, क्या एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना लाजमी है? रिटर्न एग्रीमेंट भी वैलिड, ओरल एग्रीमेंट भी इक्वली वैलिड। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना और उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना रेलेवेंट अथॉरिटी के पास लाजमी होता है। हर एग्रीमेंट का रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, सिर्फ कुछ एग्रीमेंट्स का रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जैसे गिफ्ट का रिटर्न होना और रजिस्टर्ड होना लाजमी है, जिसे आप उर्दू में कहते हैं हिब्बा। ठीक, हिब्बा, हे बे की बानी बे, हिब्बा, कुछ इस तरह करके लिखते हैं। हिब्बा होता है अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट किया, गिफ्ट के तौर पे कोई चीज देनी हो, आपने एग्रीमेंट कर दिया, ज़बानी कलामी एग्रीमेंट कर दिया, बाप ने बेटे के साथ ज़बानी कलामी एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें वो जो हमारा प्लाजा है वो गिफ्ट करूंगा, एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन उसको ज़बानी कलामी किया, राइटिंग में नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, क्या वो बेटा ये एग्रीमेंट फोर्स करवा सकता है? नहीं करवा सकता। गिफ्ट के एग्रीमेंट्स रिटर्न होना, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसलिए कोई भी आपके साथ वादा करे ना गिफ्ट का, आपने कहना भाई लिख दो, ठीक है, और उसे रजिस्टर करवा देना रेलेवेंट अथॉरिटी के पास। टाइम बार डेट, टाइम डेट तो आपको पता है किसको कहते हैं? कर्जे को। टाइम बार का मतलब क्या है? आपने एग्रीमेंट किया, किसी को, ये भाई ने लोन दिया 1 लाख रुपया इनको, और उनसे पूछा वापस कब करोगे? ऐसे कहा वापस करूंगा मैं 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को। तो इस एग्रीमेंट की ड्यू डेट कब है? डेट ये 30, आज फर्ज कीजिए 30 जून 2021 है, आज लोन दिया 21 को, वापसी की डेट क्या है? 30 जून। तो लॉ ये कहता है जो ड्यू डेट पे आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं, डेट रिकवर करवाना है, और आप नहीं करवाते, तो आपके पास 3 साल हैं। 3 साल में या तो आप उससे अपना डेट रिकवर करवा ले, या उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले, कोर्ट में चले जाएं। अगर 3 साल गुजर जाते हैं और आप कोई एक्शन नहीं लेते, 3 साल गुजर जाते हैं कोई एक्शन नहीं लेते, तो 3 साल के बाद आप लीगली उस डेट को रिकवर नहीं करवा सकते। लीगली एज्यूम किया जाएगा आपने डेट माफ कर दिया, माफ कर दिया। टाइम बार डेट का कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, अब ये 3 साल कब से काउंट करने हैं? जब लोन दिया था तब से, कि जब ड्यू डेट, ये ध्यान में रखिएगा, ड्यू डेट से 3 साल काउंट करना है।
3 साल गुजर गए, आपको बाद में याद है इस बंदे से पैसे लेने थे, आप उस बंदे के घर गए, वो बंदा मुकर गया कि मैंने कोई पैसे नहीं दे, आप लीगली रिकवर करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। फर्ज कीजिए कि उसके हफ्ते बाद वो बंदा भागा भागा आपके पास आया, कहता मुझे रात को बड़ा डरावना ख्वाब याद आया ख्वाब और मैं जहन्नुम में जल रहा था, तो मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें जो लोन लिया था ना वो वापस करूंगा। अब उसने वादा कर लिया आपको कि वो आपका डेट आपको वापस करेगा, वापस एग्रीमेंट, ये उसने आपको कह दिया, वापस चला गया। 2-3 दिन बाद फिर उसकी तबीयत बहाल हो गई, आप पैसे लेने गए, उसने कहा भाग जाओ कोई पैसे नहीं है, क्या अब आप उससे रिकवर करवा सकते हैं? कोर्ट के पास जाके आप ये कह सकते हैं सर इसने तो अब 2-3 दिन पहले वादा किया था मेरे से, तो अब तो इसको ओवरड्यू हुए 2-3 दिन हुए हैं, 3 साल नहीं हुए। ला कहेगा नहीं रिकवर करवा सकते। इसीलिए अगर आप कोई टाइम बाद डेट हो उसको रिकवर करवाने का एग्रीमेंट करें तो उसका रिटर्न होना जरूरी है। उसको रिटर्न, उसे कहें भाई अभी रिटर्न लिख के दो, फिर मैं बाद में जाके उसको रजिस्टर करवा लूंगा खुद ही। वो टाइम बाद डेट अगर रिटर्न है तो वैलिड है, वरना वॉइड है। इसी तरह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन सालिसी वगैरह होते हैं, जब दो लोगों के दरमियान में कोई झगड़ा हो जाए तो सुलह करवा दे, तो सुलह करवाई जाए तो एक सुलहनामा लिखा जाता है, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसका रिटर्न होना लाजमी है, क्योंकि पार्टी दोनों पहले ही आपस में लड़ाई झगड़े की आदी हैं, तो वो तो अगर जबानी कलामी हुई तो वो तो फौरन अगले दिन मुकर जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स का भी रिटर्न होना लाजमी है। तो ये मेन कंसेप्ट क्या था कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कोई भी एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, दोनों वैलिड है, लेकिन ये कुछ खास एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है। अगर ये ओरल होंगे तो वाइड है। क्लियर हो गया जी? चलिए, ये था एसेंशियल ऑफ वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। भाई नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 मिनट में आपने नोट्स मिल गए हैं तो नोट्स से रीडिंग कर लीजिए, नहीं तो सामने व्हाइट बोर्ड पे नजर दौड़ा लें, ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, आपको जो एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स हैं वो जहन में आ जाएंगे, इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट नोट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने भी एग्जांपल्स वगैरह नहीं पढ़नी, सिर्फ मटेरियल पढ़ना है, जो नीचे एग्जाम्पल या क्वेश्चन है वो भी नहीं पढ़नी, वो मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। पास कर दीजिएगा जी। रीडिंग आप लोगों ने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए 1 by 1 जी। सर इधर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में कि इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड वेदर द पार्टी न्यू अबाउट इम्पॉसिबिलिटी और नॉट। हाँ जी, वो कह रहा है इम्पॉसिबल एक्ट इज वाइड वेदर पार्टी न्यू अबाउट इम्पॉसिबिलिटी और नॉट। यानी सम टाइम ऐसा होता है कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाती है, पार्टी को नहीं पता होता। जैसे एक ट्रेडर है, उसने चाइना से जहाज मंगवाया, माल मंगवाया बेचने के लिए, यहाँ पे वो लोगों के साथ सेल परचेज का एग्रीमेंट कर रहा है उसका, लेकिन उस वक्त जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रहा है ना, उस वक्त जहाज समंदर में डूब चुका है। अब बताइए ये एग्रीमेंट जो वो सेल के कर रहा है लोगों के साथ, ये वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि अब वो चीजें सेल करना जो इंपोर्ट करवाई थी उसने, वो पॉसिबल ही नहीं है, और हालांकि इस बंदे को पॉसिबिलिटी का इम्पॉसिबिलिटी का नहीं पता। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इम्पॉसिबिलिटी का नहीं पता होता, तो लॉ ये कहता है कि चाहे पता है या नहीं पता, अगर कोई एक्ट इम्पॉसिबल हो गया एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो वॉइड है। इसी तरह एक बंदे ने दूसरे के साथ एग्रीमेंट, सेठ साहब थे, उन्होंने अपने मैनेजर के साथ एग्रीमेंट किया, अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो तो फैक्ट्री तुम्हारे नाम पे लगा दूंगा, ठीक है। मैनेजर मान गया। अब उस वक्त तक सेठ साहब की बेटी जो थी उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। अब ये एग्रीमेंट इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन दोनों पार्टीज को नहीं पता था एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? वाइड। बाद में मैनेजर ने उसके खिलाफ केस कर दिया कि जी मैं तो तैयार था, मेरी तरफ से तो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फैक्ट्री मेरे नाम लगाए। लॉ ने कहा नहीं भाई ये एग्रीमेंट वाइड है, क्योंकि एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये इम्पॉसिबल था। इवन अगर एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये पॉसिबल होता, फर्ज कीजिए, और बाद में डेथ हो जाती शादी से पहले, लेकिन एग्रीमेंट के बाद, फिर भी ये वाइड, हाँ फिर ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता, शाबाश, लेकिन वाइड फिर भी होता। हाँ जी, अगर वाइड एग्रीमेंट है और उसमें कुछ एडवांस वगैरह लिया दिया गया है
तो एग्रीमेंट तो वाइड हो गया, उस एडवांस का क्या होगा, यही पूछ रहे हैं ना। एडवांस का क्या होगा, वो एडवांस रीस्टोर होगा, वापस होगा, जिसे हमने नाम दिया था रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है जी। जी सर लेकिन वो आगे कहते हैं कि जो जिस बंदे को पता है ना कि एक्ट इम्पॉसिबल है, he may be liable to compensate the innocent party, लेकिन हाँ। बात उसके खिलाफ एक्शन मैं बता रहा हूं, उसके आगे मजीद वो एक लाइन ये लिखता है कि अगर उस बंदे को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है तो वो दूसरे को कंपनसेट करेगा। फर्ज कीजिए ट्रेडर को पता चल गया कि मेरा जहाज जो है वो डूब चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, अब इसका कसूर है। लॉ कहता है इस सूरत में एग्रीमेंट तो अभी भी वॉइड है, ये नहीं कि अब एग्रीमेंट वैलिड हो जाए, अब एग्रीमेंट अभी भी वॉइड है क्योंकि इम्पॉसिबल है, लेकिन अब ये बंदा दूसरे लोगों को कंपनसेट करेगा, इसकी वजह से दूसरे लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया। तो ये ना सिर्फ ये कि उनको पैसा ओरिजिनल पैसे वापस करेगा, बल्कि पैसा ब्लॉक होने की वजह से दूसरी पार्टीज को जो नुकसान हुआ ये वो भी भरेगा, क्योंकि ये एक तरह से लॉ ये कहता है कि ये दूसरों को धोखा दे रहा था। किसको अगर तो ना पता होता फिर एग्रीमेंट कर रहा होता तो फिर सिंपल एग्रीमेंट वॉइड, लेकिन अगर पता होने के बाद भी एग्रीमेंट कर रहा है तो एग्रीमेंट स्टिल वॉइड, लेकिन प्लस इसको मजीद पेनल्टी क्या मिलेगी, अब कंपनसेट करेगा लोगों को जो नुकसान हुआ है पैसा ब्लॉक होने की वजह से, वो कंपनसेट करेगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी वो एक एग्रीमेंट जो होता है उसमें जो कंसिडरेशन दी होती है, ये एग्रीमेंट इनिशियली वॉइड है, वो तो वापस ना उसको एग्रीमेंट को पहले पता था कि वॉइड है। अब देखें, अगर पहले कंसीडरेशन का क्या होगा, बेसिक रूल आपको बता रहा हूं, वाइड एग्रीमेंट हो जाए तो इसका मतलब है वो चीजें सेल परचेज नहीं होगी, तो जो एडवांस या कंसीडरेशन लिया दिया गया होता है ना वो रीस्टोर होता है, वापस होता है, बेसिक रूल ये है। लेकिन अगेन इसकी एक्सेप्शन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर फर्ज कीजिए मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई आप तोता पाला हुआ है, वो मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि 10,000 में मुझे तोता बेच देंगे, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो तोते की डेथ हो चुके थे, एग्रीमेंट क्या है, मैंने जो इनको 10,000 एडवांस में दिया हुआ था क्या ये वापस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये इसमें अलाउड है। अब एडवांस एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन तसल्ली से सुनिएगा, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया 10,000 देता हूं, इसकी ठुकाई करो, इसकी सुपारी दे दी, इसकी सुपारी, अब ये देखिए इलीगल एग्रीमेंट है, क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? ये वॉइड है, लेकिन मैं लीगली इनसे पैसे भी रिकवर नहीं करवा सकता। मैं कोर्ट के पास जाके क्या कहूंगा, सर मैंने इसकी सुपारी दी थी इसको, वो कहेंगे उसको तो बाद में पकड़ेंगे, पहले तुम इधर आओ। हाँ, तो अब मैंने अभी ये कंसेप्ट बताना नहीं था, अभी कंसेप्ट बताना, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि वाइड एक होता है सिंपल वाइड, एक होता है इलीगल, वो वाइड से भी दो हाथ आ गया इलीगल। ठीक है, सिंपल वाइड एग्रीमेंट हो ना तो वो वाइड है प्लस रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स अलाउड, लेकिन अगर इलीगल हो, क्रिमिनल एक्ट हो, वो भी वाइड है और उसमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स भी अलाउड नहीं है, क्योंकि लॉ का एक रूल है कि हमारे पास सिर्फ प्योर हैंड्स आए इंसाफ मांगने के लिए। ठीक है, जो क्रिमिनल है वो हमारे पास इंसाफ मांगने के लिए ना आए, तो क्रिमिनल को रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स अलाउड नहीं है। क्लियर होगी ये बात? और क्या क्वेश्चन? जी जी, वाइड वाले में लीगल प्रोसीडिंग, हाँ, कि अगर हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट, जैसे इनकी मोबाइल कंपनी है, मैंने मोबाइल खरीदा, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था अगर बाद में मोबाइल में कोई मसला मसाइल हुए तो आपके पास ये राइट नहीं होगा कि हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लें। अगर ये तय कर लिया जाता है कि कोई पार्टी दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगी, अगर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि कानूनी तहफ्फुज हासिल करना, कानून की मदद लेना हर इंसान का हक है। तो अगर एग्रीमेंट करते हैं कि कोई एक पार्टी या दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रोविजन वाइड है। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था, आप एक्शन ले सकते हैं। या कि आपने एक क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट किया था एक दफा, उसमें उसने पूछा दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया सेल और परचेज का,
और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था अब किसी भी पार्टी ने अगर इसकी वायलेशन की तो कानूनी चाराजोई का हक नहीं होगा किसी को हासिल, और दूसरी पार्टी ने उसकी खिलाफवर्जी कर ली बी ने, क्या मिस्टर रे उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? ले कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था कि नहीं ले सकता, लेकिन ले सकता है। लॉ ये कहता है कि ये जो प्रोविजन है ना कि आप दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते, ये प्रोविजन वाइड है, यानी आपका राइट टू टेक लीगल एक्शन हर केस में आपके पास मौजूद होगा, हर केस में आपके पास मौजूद होगा। क्लियर हुई ये बात? जी जी तो कंपनी की प्रेमिसेस में पार्किंग है उसकी, तो पार्किंग हाँ टाइम से पार्किंग एट ऑन रिस्क, अच्छा अच्छा ठीक। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ पार्क एट योर ओन रिस्क, तो वो तो वैलिड है ना, उसमें डिपेंड करता है आपने टोकन लिया कि नहीं लिया। अगर तो आपने टोकन लिया ही नहीं तो आपका कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। एग्रीमेंट तो तब होगा ना जब मैं पैसे दूंगा और टोकन लूंगा, और अगर एग्रीमेंट होता है यानी मैं पैसे ले, एक होती है फ्री पार्किंग, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, गाड़ी चोरी होगी तो। अगर मैंने टोकन लिया है तो फिर देखा जाएगा कि वो एग्रीमेंट किन टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ। अगर आप कभी पढ़े ना उस टोकन के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, वो ये लिखा होता है कि हम आपको इन 10 रुपए 20 रुपए के अगेंस्ट गाड़ी खड़ी करने की इजाजत दे रहे हैं, आपको जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, गाड़ी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो वो जो टोकन नॉर्मली होता है ना वो खड़ी करने की इजाजत होती है, सिक्योरिटी की नहीं होती, उसके ऊपर लिखा होता है। 12 चलिए प्रोविजन उम्मीद है आपने पढ़ ली होंगी और समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ। अब देखते हैं केस स्टडीज हम सॉल्व करने के काबिल हैं कि नहीं। स्टार्ट करें जी। चलिए आज के लेक्चर की केस स्टडी। क्वेश्चन 1, असल में यही क्वेश्चन सबसे अहम है, बाकी तो रिपीटिशन हो रही है, लेकिन चूंकि अब सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं तो अगर रिपीटिशन भी हो रही है तो वो भी डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन 1, कमेंट ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी बताना वैलिड है, वॉइड है कि वॉइडेबल है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही पढ़ा ना। Amjad agrees to sell his Suzuki Mehran 2008 model to Habib for rupees 450,000, वैलिड। और अगर ये 45 रुपीज में होता, और अगर ये गिफ्ट पे होता, हाँ गिफ्ट में, हाँ जिन्होंने कहा है ना नहीं तो उनका कंसल्ट भी क्या, गिफ्ट है तो ज़बानी कलाम में है तो वर्ड, लेकिन अगर रिटर्न फॉर्म में रजिस्टर कराया फिर वैलिड। तो बहरहाल इस कंडीशंस के मुताबिक ये एग्रीमेंट वैलिड है जो फैक्ट्स उसने केस के बताए हैं। बी, आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर रुपीज 1 million टू आजम। अच्छा पूरे देख लें, बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आजम एंड रिसीव्स पेमेंट, पेमेंट रिसीव कर ली। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है वैलिड है, कितनों का ख्याल है वॉइड है, कितनों का ख्याल है वॉइडेबल? हाँ शाबाश, वॉइडेबल, वॉइडेबल ये, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं लिखना वॉइडेबल, नंबर नहीं देगा। फ्री कंसेंट पे लिखा, अभी भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ रजिस्ट्रेशन पर नहीं, एसेंशियल्स वो किधर गया, वो प्राइस इनके पापा ही नहीं है, नहीं चले कोई नहीं, वैसे ही बता दें। नहीं कंसिडरेशन वापस नहीं, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एट द बाबर, शाबाश ये लिखना है। वाइडेबल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो जब कभी एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व करते हैं वाइडेबल लिखना है तो आपने हमेशा लिखना है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विच पार्टी। नाम लिखना लाजमी है, नाम लिखना लाजमी है। आगे सी, a music hall was rented out for a series of concerts. Hall caught fire before the date of first concert. Void agreement के void contract। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल, नहीं मिक्स आवाज आ रही, कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये void agreement है, कितनों का ख्याल है void contract? void contract, हाँ जी बिल्कुल, एग्रीमेंट होने के बाद आग लगी है, अभी सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी लेकिन एग्रीमेंट तो हो चुका था ना, ये void contract है, शाबाश। डी, मारिया ए माइनर
borrowed rupees 100,000 from Laila and execute mortgage of her property in favor of the lender. उसने लाख रुपया उधार लिया और बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी। अगर मगर नहीं, खुद देखे फेवर में है कि नहीं। हाँ, तो अगेन मारिया सिंपल असूल, मारिया ने थ्रू एग्रीमेंट पैसे लेने हैं कि देने हैं? मारिया माइनर ले लिए हैं, अब पैसे देने हैं। अब जो एग्रीमेंट हो रहा है पैसे लेने का नहीं हो रहा, एग्रीमेंट पैसे देने का हो रहा है, जो डेट एग्रीमेंट है। मारिया ने पैसे, माइनर ने पैसे लिए हैं और ये पैसे वापस करने का उसने एग्रीमेंट किया, जैसा बैंक के साथ होता है कि हम आपको इस तारीख को ये पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस करेंगे। तो ये एग्रीमेंट, इसमें मारिया बेनिफिशियरी नहीं है, यानी ये मारिया के बेनिफिट में नहीं है, मारिया की लायबिलिटी है। तो ये एग्रीमेंट वॉइड है अगेंस्ट मारिया, यानी लैला इस एग्रीमेंट के थ्रू मारिया से पैसे रिकवर नहीं कर सकती। इसका मतलब है जिंदगी में कभी किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट ना करें। हाँ, उसकी फेवर में हुआ तो लॉ इन्फोर्स करवा देगा, उससे अगेंस्ट हुआ तो लॉ कहेगा फारग है आप। यानी आप कभी माइनर को फायदा हो या ना हो, नुकसान उसे कभी नहीं होगा, लेकिन सम टाइम वो पैसे लेंगे तो फिर निकल जाता है, आप निकलवा भी नहीं सकते उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदील बीट्स बाबर एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर रुपीज 20,000। बाबर एग्री। अच्छा, अब सुनिए, मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल तो कर चुके हैं हम, लेकिन इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन सीखते हैं। 3 चीजें बताई थी ना आपको केस स्टडी का प्रेजेंट करने की, लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेस्ड। मतलब डिसीजन आपका क्या है? नहीं, डिसीजन क्या है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइडेबल है। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? बिकॉज कंसेंट ऑफ बाबर इज नॉट फ्री। लीगल प्रोविजन क्या होगी? एग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल इफ कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री। डिसीजन तो हमारा नॉर्मली होता है यस नो, सिर्फ इतना, ओके नॉट ओके वगैरह। लीगल प्रोविजन और बेसिस ऑफ डिसीजन में फर्क ये होता है, लीगल प्रोविजन होती है जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इफ कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। लेकिन बेसिस ऑफ डिसीजन में तकरीबन वही बात होती है, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कि दिस एग्रीमेंट इज वॉइडेबल बिकॉज कंसेंट ऑफ बाबर इज नॉट फ्री। ठीक है, यानी बेसिस ऑफ डिसीजन में हमने स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करना है, और लीगल प्रोविजन बताते हुए जनरल प्रोविजन। आगे चलें। मारिया मैं बारोड रुपीज 100 फ्रॉम, वही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे बताइए इसमें आपका डिसीजन क्या है? इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल। अच्छा, बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? बिकॉज एग्रीमेंट इज वॉइड अगेंस्ट माइनर, और यहां पे माइनर मारिया है, बिकॉज मारिया इज ए माइनर। ठीक है, बिकॉज बेसिस ऑफ डिसीजन में ये मारिया का नाम लिखेंगे तो मारिया इज, और जब रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे वो जनरल फॉर्म में होगी कि एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम। ठीक है, आप जो कंसेप्ट आपको लिखे बताए जाते हैं ये सारी लीगल प्रोविजन है, ये सारी लीगल प्रोविजन है। आपने इनमें से जो रेलिवेंट है ना वो, ठीक है, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? जो इस केस पे अप्लाई करते हो। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत से एसेंशियल आ जाते हैं। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन का मतलब क्या है? वो वाला एसेंशियल जो इस केस पे अप्लाई हो रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? नहीं भी समझ आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखना 3 चीजें मैं आपको लिंक करवा रहा हूं। और आज पहले कल बताया था 3 चीजें, आज मैंने उनमें से 2 चीजों का फर्क बताया, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और बेसिस ऑफ डिसीजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन आपका वो कंसेप्ट है जो आपने रटा लगाया हुआ माइंड में है, वो उसके ऊपर केस बेस कर रहा है, वो छाप दिया।
और बेसिस ऑफ डिसीजन है उसी की रीड्राफ्टिंग रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की, लेकिन केस के फैक्ट्स के साथ। Adil offers to buy computer from Babar for rupees 50,000, to which Babar responds positively. Discuss what is consideration in this example. हाँ, अदील के लिए कंप्यूटर और बाबर के लिए 50,000। शाबाश। इसमें कोई इलीगल तो नहीं है, बट ठीक है। Comment on the validity of following agreement. Abid, Bakar and Farhan enter into an agreement of the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. Valid है कि नहीं? Void के voidable? Void agreement. ये हो गया decision. Basis of decision क्या है? Because this agreement is based on illegal acts. और relevant legal provision में क्या लिखेंगे? Consideration or object must be लॉफुल। ये अनलॉफुल है ना ऑब्जेक्ट, मकसद अनलॉफुल है, फ्रॉड करना लॉफुल तो नहीं होता ना। क्लियर? बी, अरसलान promises to pay rupees 10,000 to Habib if it rained today, and Habib promises to pay rupees 1,000 to Arslan if it did not. इम्पॉसिबल है, वाइड है। किस वजह से कह रहे हैं? इम्पॉसिबल की वजह से, वेजरिंग एग्रीमेंट की वजह से है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन पे तो सही पहुंचे, ठीक है, ठीक है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में लिखेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। डिसीजन में लिखेंगे दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। बेसिस ऑफ डिसीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज बिकॉज एग्रीमेंट विद हबीब एंड अरसलान वेदर इट रेन्स और नॉट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। सी, Adil verbally promises to sell his book to Babar for rupees 1,000. शाबाश। ये कौन है? नौ वाला। शाबाश शाबाश। नौ वाला कौन है? ये वैलिड है। ये उन 3 केसेस में नहीं है जो रिटर्न होना जरूरी थे। कौन कौन से 3 केसेस है? गिफ्ट और आर्बिट्रेशन और टाइम बार डेट। शाबाश शाबाश। ये इनमें से नहीं है, ये वर्बली भी वैलिड है। चलिए बस खत्म। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। घर से रीड करके और साथ साथ याद करते रहें साथ साथ, ठीक, क्योंकि मैंने आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस को ना जरा मजीद अपर लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए जरूरी है आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।